नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी की। राजनाथ सिंह जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मेरे को समझिए, आप समझा दीजिए क्योंकि आप ज़्यादा जानते हैं हर चीज़ें। अटल जी ने कहा कि राम है अडवाणी और लक्ष्मण है प्रमोद महाजन, तो एक भरत भी थे अब रामायण के अंदर। अब आप क्या है मेरे को पता है। देखिए, अटल जी ने मुंबई की अपनी सार्वजनिक सभा में जो कुछ भी कहा था, मैं समझता हूं कि उसकी व्याख्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अटल जी अडवाणी जी जो कुछ भी बोलते हैं उनकी व्याख्या करने की मैं आवश्यकता भी महसूस नहीं करता हूं। और मैं यह मानकर चलता हूं कि वे दोनों हमारे मार्गदर्शक हैं। आपके लिए अभी भी राम लक्ष्मण वही है? नहीं, राम लक्ष्मण तो आप ये कहेंगे तो मैं दोनों के बारे में तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ। आप यहाँ महाभारत पार्टी में जो चल रहा था इतने दिनों से, उसके बारे में आप क्या करने वाले हैं? हमारी पार्टी में कभी महाभारत नहीं था। तो आप कहते हैं कि आपके यहाँ पूरी शांति है, एकदम पूरी तरह से शांति है। जी, जो हमारे में आपने टेक ओवर अभी किया, छपना शुरू हो गया। देखिए, राजनाथ सिंह जी रॉन्ग फोर्ट रामराज जी अध्यक्ष के रूप में जो मेरा चयन हुआ है, प्रभु जी आपको जानकारी है कि आम सहमत के आधार पर यह चयन हुआ है। और इसके पहले भी बराबर यह चर्चाएं रहती थी कि सेकंड जनरेशन के जितने भी लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनमें आपस में खींचतान चलती रहती है। लेकिन इस बार जो चयन हुआ है हमारा, वह सभी सेकंड जनरेशन के नेताओं की सहमत के आधार पर, ऊपर के नेताओं की सहमत तो थी ही, इस आधार पर चयन हुआ है। इसलिए स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी में कहीं पर भी कोई खींचतान नहीं है। तो आपको लगता है जो चयन जब उस बार पहली बार हुआ है, जबकि ड्राइंग रूम का पॉलिटिशियन अध्यक्ष नहीं बना, या जिसका कोई बेस नहीं है, इसका अध्यक्ष नहीं बना? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी में जनाधार के नेताओं की बहुत बड़ी संख्या है। वेंकैया नायडू का बहुत जनाधार था, बंगारू लक्ष्मण का जनाधार था, जना कृष्णा मूर्ति का जनाधार था। नहीं, देखिए, जनाधार के मामले में अडवाणी तो बने, पार्टी उन्होंने बनाई है। 18, 19, 20 हो सकता है, लेकिन सबका कुछ न कुछ जनाधार है। इस यथार्थ को नकारा नहीं जा सकता। तो आपके जो इतने लोग एक दूसरे कुछ देखा आपने, जो हुआ, जब खुराना जी ने किया, जसवंत सिन्हा ने जो किया, उसके बाद उमा भारती जी ने किया, ये पहले तो कभी नहीं हुई। ये तो वीकनेस थी ना पार्टी की। आपकी पार्टी के अंदर, नेतृत्व के अंदर कोई ना कोई वीकनेस थी, जिसकी वजह से लोग ओपनली बोलने लगे, जो पहले कभी नहीं होता था। तो आपने ये भी देखा होगा कि जब वो कहीं अनुशासन की सीमा का अतिक्रमण होता है तो भारतीय जनता पार्टी उसके विरुद्ध कार्रवाई करने में भी रंचमात्र संकोच नहीं करती है। लेकिन मान लीजिए कभी किसी ने कोई गलती कर दी अथवा पार्टी की जो मर्यादा है उसका अतिक्रमण किया, तो पार्टी से निकाल दिया गया। यदि उसने कभी कोई खेद व्यक्त किया अथवा पश्चाताप किया, तो पार्टी जब समझती है तो सोच विचार कर उसे फिर से पार्टी में शामिल। राजनाथ सिंह जी अडवाणी जी से या बाकी जो अध्यक्ष रहे हैं उनसे अलग कैसे होंगे? ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, डिसिप्लिनेरियन है? अडवाणी थोड़ा बड़े परिवार के थे, इसलिए थोड़ा अकोमोडेट करके चलते थे। देखिए, अटल जी अडवाणी जी का जहाँ तक प्रश्न है, दोनों बड़े थे, दोनों बड़े हैं और दोनों बड़े रहेंगे। राजनाथ सिंह कभी अटल जी अडवाणी जी से अपनी तुलना नहीं कर सकते। तो आप तो थोड़ा इंडिसिप्लिन कम टॉलरेट करेंगे ना? इतनी बात तो पक्की है कि करप्शन और इंडिसिप्लिन का जहां तक सवाल है, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में किसी भी रूप में इस संबंध में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। राजनाथ जी, आपने टेक ओवर अप किया स्टेज पे, जब आपकी पार्टी के सबसे ज्यादा एमपी पकड़े गए रिश्वत लेते हुए, तो आपको लगता एक है ही बात प्रभु जी मैंने कहा कि करप्शन और इंडिसिप्लिन से किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। उसके ऊपर आपकी पार्टी ने वॉकआउट किया, सपोर्ट नहीं किया लोकसभा के अंदर, तो आपको लगता नहीं कि ये किस्म से? नहीं, उसका गलत अर्थ लोगों ने लगाया। और ये बतलाइए कि यदि पार्टी का रुख इस मुद्दे पर कुछ भिन्न रहा होता तो राज्यसभा में इस तरीके से पार्टी स्टैंड क्यों लेती। लेकिन अब दोनों सदनों के कुछ अलग अलग नेता हैं, उन्होंने फैसला किया कि इस पर हमारा ये स्टैंड होना चाहिए। राज्यसभा में उन्होंने तय किया कि हमारा स्टैंड ये होना चाहिए थी, वो पार्लियामेंट की कमेटी थी। लेकिन पूरी पार्टी इस बात पर सहमत थी कि जो लोग भी इस स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और इसीलिए सारे सांसदों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है जिन्होंने की प्रश्न करने के लिए धन लेने का काम किया था। राणा सिंह जी, बताएं, आप अध्यक्ष बने हैं, सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष अभी आप हैं इस वक्त, पार्टी के बड़े नेता भी हैं। आप क्या समझते हैं कि अडवाणी जी का रोल अब क्या रहने वाला है पार्टी के अंदर? पार्टी में संसद के तो वो लीडर हैं। देखिए, अटल जी अडवाणी जी दोनों हमारे मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे, हमारे नेता की भूमिका निभाएंगे। मैं तो अध्यक्ष हूँ, लेकिन नेता यदि कोई है तो हमारे अटल जी अडवाणी जी ही नेता। नहीं, अटल जी ने तो कह दिया मैं पावर पॉलिटिक्स से बाहर हो गया हूँ, वो बैठेंगे, आप मार्गदर्शन लेने जाएंगे, उनसे मिलेंगे। पर अडवाणी जी का रोल पार्टी में आप
क्या देखते हैं आप फिर जब अध्यक्ष आप हैं? मैं तो अध्यक्ष मैं हूं, तो मैंने कहा ना कि मैं अध्यक्ष हूं, वो हमारे नेता हैं। आप उनको अपना नेता मानते हैं अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अटल जी अडवाणी जी दोनों को मैं अपना नेता मानता हूं। जो भी अध्यक्ष आप करेंगे उनको उनकी सलाह से करेंगे? निश्चित रूप से मैं अपने दोनों नेताओं से परामर्श करूंगा। जहां पर मुझे कहीं पर कोई संशय मन के अंदर पैदा होगा तो उसका समाधान ढूंढने के लिए भी इन दोनों नेताओं के पास हम ये मान के राजनाथ सिंह जो है नए अध्यक्ष, कोई भी ऐसा फैसला उचित जो बड़ा फैसला होगा अडवाणी जी और अटल जी से पूछे बिना सलाह लिए बिना नहीं करेंगे। दोनों नेताओं ने मुझसे कहा है कि राजनाथ सिंह गो अहेड, आप आगे जाओ, काम करो, फैसले करो। लेकिन मैंने कहा ना कि कहीं पर मुझे ऐसा महसूस होगा, संशय की स्थिति मन के अंदर पैदा होगी और मुझे लगेगा कि इस पर किसी बड़े और अनुभवी व्यक्ति के, नेता के मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो मैं इन दोनों नेताओं से वह मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा। इनसे बाहर एक बड़े नेता और भी हैं जो कहीं नागपुर में बैठे हैं, झंडेवाला में बैठते हैं, और आप उनके भी नॉमिनी हैं, उनकी भी कॉन्सेंट आपके लिए, क्योंकि आपके अध्यक्ष बनने में पार्टी के लोगों की सहमति तो होगी, संघ के लोगों की भी, आरएसएस के लोगों की भी सहमति है, उनसे भी तो आपको पूछना पड़ेगा ना। देखिए, संघ का जहां तक प्रश्न है, चूंकि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं और जहां तक मैं संघ को जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कामकाज में कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा का यह की राजनीतिक पार्टी इस देश की यह भारतीय जनता पार्टी है, और राष्ट्रवादी विचारधारा की पोषक और इसी विचारधारा को स्वीकार कर आगे बढ़ने वाली एक सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी है। तो अब मैं जिस परिवार से आया हूं, मुझे यदि कहीं आवश्यकता महसूस होगी तो स्वाभाविक रूप से अपने उस परिवार के लोगों से, जो भी वरिष्ठ लोग होंगे, उनसे मैं राय परामर्श कर सकता हूं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह संघ कार्यालय की तरफ देखेंगे जब कोई भी उनको फैसला मुश्किल लेना होगा, उनकी मर्जी के बिना आप फैसला ले पाने में सफल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, क्यों? भारतीय जनता पार्टी यह राजनीतिक पार्टी है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। तो फैसले जो करने हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी को फैसले करने हैं। तो लेकिन मैंने कहा ना कि कहीं पर यदि कुछ राय परामर्श करने की आवश्यकता होगी तो चूंकि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, संघ परिवार से आया, आरएसएस के पास वीटो पावर नहीं है। जैसे मैं अपने मित्रों से परामर्श करता हूं, अपने वरिष्ठ सहयोगियों से परामर्श करता हूं, वैसे ही जिस परिवार से मैं जुड़ा रहा हूं, बचपन से जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा हूं, तो मुझे यदि आवश्यक होगा तो मैं निश्चित रूप से उनसे परामर्श करूंगा, और परामर्श करने में मुझे रंच मात्र संकोच नहीं है, रंच मात्र लज्जा नहीं है, और दो टूक शब्दों में मैं इसे कहना चाहूंगा। पर राजनाथ सिंह, एक बताइए कि आपकी पार्टी जो है अभी तक जिस मान के चलते हैं कि खाली शहरी पार्टी थी, कभी गांव की तरफ नहीं गई, और आप क्योंकि गांव से आते हैं, और पिछला इलेक्शन 2004 का ऐसा जिसमें इंडिया शाइनिंग का स्लोगन लगाया और शहरों में सब जगह हार गए आप, बॉम्बे लेके हार गए, दिल्ली हार गए, बैंगलोर हार गए, चेन्नई हार गए, हैदराबाद हार गए, तो आपकी पार्टी ना शहर ना गांव की रही ना शहर की रही। प्रभु जी, ये बताइए कैसे भारतीय जनता पार्टी को आप कहते हैं कि ये पहले केवल शहरों की पार्टी थी? दिल्ली में आप 7 में से 6 जीते थे, बॉम्बे में आप 6 में से 5 जीते थे। नहीं, देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी को एक बार भारत की संसद में 182 सीटों पर विजय प्राप्त हो चुकी हो, वह पार्टी केवल शहरों की ही पार्टी कहलाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को इतना प्रबल समर्थन आज भी है कि मैं कह सकता हूं कि शायद देश की किसी अन्य राजनीतिक पार्टी को ग्रामीण क्षेत्रों में भी इतना प्रबल समर्थन नहीं है। शहरी क्षेत्रों में तो है ही हमारा। ठीक है, चुनाव परिणामों का जहां तक प्रश्न है, कभी हार और कभी जीत, यह सिलसिला तो चलता रहता है, और केवल पार्टी की नीतियों के आधार पर ही जय पराजय ये सुनिश्चित होती हो, ऐसा नहीं। राजनाथ सिंह, चाल चलन चेहरे पे आप लोग एम्फेसिस करते थे, प्रत्याशियों के ऊपर भी काफी हद तक निर्भर करता है। इसमें चुनाव गलत हुआ था प्रत्याशियों का? नहीं, अब यह कोई दावा नहीं कर सकता, या कोई ऐसा पैरामीटर हो जिस पैरामीटर के आधार पर यह कहा जा सके कि जिस प्रत्याशी का मैंने चयन किया है वह जनता की अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं के अनुरूप ही हमने किया है, ये कोई राजनीतिक पार्टी दावा नहीं कर सकती। राजनाथ सिंह, मैं जो कहना, आपका हमेशा चाल चलन चरित्र चेहरे के ऊपर एम्फेसिस होता था जब भी कोई बात हुई, सुराज जो भी बात करते थे आप। पहली बार लगा कि कोई गांव का चेहरा एक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना है, उसका असर पार्टी के कल्चर पर, सोचने समझ पर भी होगा कि नहीं होगा, कि राजनाथ सिंह रूरल चेहरा, एक कार्यकर्ता का चेहरा, एक संघ के स्वयंसेवक का चेहरा, उसका पार्टी के ऊपर क्या असर होगा, इसमें मैं पूछूंगा सवाल आपसे एक ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी, आपका चेहरा गांव का चेहरा, स्वयंसेवक का चेहरा,
तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव आप करने वाले, आपकी समस्याएं क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है जिसको आप सॉल्व करेंगे? मैं यह मानता हूं कि इस हिंदुस्तान को यदि हम दुनिया के विकसित देशों की कतार में लाकर खड़ा करना चाहते हैं, तो जब तक हिंदुस्तान के गांवों का विकास नहीं होगा, जब तक हिंदुस्तान के किसान का विकास नहीं होगा, चलो गांव की ओर। तब तक हिंदुस्तान के विकास की कल्पना हमारी कभी साकार नहीं हो सकती है। जिस दिन इस 75% पॉपुलेशन जो किसानों की है, जो गांव में रहती है, जिस दिन इसकी परचेजिंग कैपेसिटी, क्रय क्षमता बढ़ जाएगी, उसी दिन व्यापारी का व्यापार चलने लगेगा, दुकानदार की दुकानदारी चलने लगेगी, डॉक्टर की डॉक्टरी चलने लगेगी, मास्टर की मास्टरी चलने लगेगी, और हमारे प्रभु जी का ये आज तक चैनल भी चलने लगेगा। राजनाथ सिंह जी, मैं आपको एक बात क्योंकि जब लोगों के घरों में टीवी पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से प्रभु जी का आज तक का चैनल वह देखेंगे ही देखेंगे। जरूर देखें। मैं पर आपके 5 मुख्यमंत्री हैं और एक जगह आपके डिप्टी हैं, तीसरी जगह आप शेयर कर रहे हैं। आप क्यों नहीं इंस्ट्रक्शन देने वाले कि अपने बजट का 75% गाँव के ऊपर लगना चाहिए? क्या आप राजनाथ सिंह अध्यक्ष होकर के बाद 5 मुख्यमंत्री को ये आदेश देने वाले हैं कि किसानों के ऊपर आप पैसा ज्यादा खर्च करिए? मैं निश्चित रूप से अपने सभी मुख्यमंत्रियों से, और ऐसी सरकारें जहां पर कि हमारे एनडीए के किसी न किसी दल के मुख्यमंत्री इस समय नेतृत्व कर रहे हैं उन सरकारों का, उन सबसे मैं यह आग्रह करूंगा कि अधिकतम ध्यान गांवों के विकास पर और किसानों के विकास पर दिया जाना चाहिए। और भविष्य में परमात्मा ने कभी अवसर दिया हमारी तो राजनाथ सिंह का एजेंडा जो है, मैं ये मान के चलूं, राम राज्य की बजाय, राम मंदिर की बजाय ये किसान का मंदिर बनना चाहिए? नहीं, हम तो चाहते हैं किसान का भी मंदिर बने और राम का भी मंदिर बने। हम दोनों मंदिर चाहते हैं कि बने, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जहां तक प्रश्न है वो हमारे एक सांस्कृतिक प्रतीक हैं। भगवान कृष्ण का जहां तक प्रश्न है वो हमारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं। भारत यदि एक रहेगा, भारत यदि अखंड रहेगा, तो अपनी संस्कृति के कारण ही भारत एक और अखंड रहेगा। केवल राजनीतिक कारणों से भारत एक और अखंड नहीं रह सकता। दुनिया के कई ऐसे उदाहरण हैं। मैं रूस का उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि जो सन 1919 में कई राज्यों को मिलाकर संयुक्त यूएसएसआर बना था, वह 1919 में बना हुआ यूएसएसआर टूटकर खंड खाली रह गया। 1991 में आते आते कई टुकड़ों में टूट गया। लेकिन वही इजराइल, जो कि 1000 वर्षों तक दुनिया के मानचित्र से मिट चुका था, वहां पर सम्राट सोलोमन का एक मंदिर था, टूटी हुई दीवार थी जिसे हम व्हीलिंग वॉल कहते हैं। उस व्हीलिंग वॉल का दर्शन करने के लिए, वहां से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए इस बन गया। दुनिया के कोने कोने में जहां भी यहूदी रहता था, वह प्रयत्न करता था कि साल 2 साल में जाकर हम उस टूटी हुई व्हीलिंग वॉल, सम्राट सोलोमन के मंदिर की वॉल, उसका मैं दर्शन करूं, से प्रेरणा प्राप्त करता था। और 1949 आते आते फिर से इजराइल अस्तित्व में आ गया और आज ताकतवर देश। तो राणा जी, आप कह रहे हैं कि राम मंदिर सांस्कृतिक प्रतीक के कारण, राम मंदिर जो है भारत को इकट्ठा रख सकता है, रोटी नहीं इकट्ठा रख सकती, राम मंदिर इकट्ठा कर सकता है। जैसे आपने कहा यहूदियों को इकट्ठा कर दिया एक टेंपल। केवल राम मंदिर नहीं, राम मंदिर भी, लेकिन केवल राम मंदिर नहीं, हमारे जितने भी सांस्कृतिक प्रतीक हैं, जो हमारी भारत की संस्कृति है, जो हमारी भारत की सांस्कृतिक अस्मिता है, भारत को एक और अखंड यही रख सकती है। चलो, ये तो आप एक परिवर्तन आपने कहा कि आप किसानों के ऊपर एम्फेसिस देंगे। दूसरा ये है कि आपकी पार्टी के ऊपर 4, जैसे उमा भारती ने कहा कि आपकी पार्टी बड़ी हाई कास्ट डोमिनेटेड है, इंग्लिश पढ़ने वाले ड्राइंग रूम पॉलिटिशियंस हैं। आपकी जो टीम जो बनेगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेंगे, आप क्या इस पार्टी के अंदर बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, जिसको कहते हैं कास्ट बैलेंस, या उसको कहते हैं रिप्रेजेंट रीजनल बैलेंस? निश्चित रूप से ईमानदारी से पूरा मैं प्रयत्न करूंगा कि समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हमारी कार्यकारिणी में हो। वेंकैया जी का एक नारा था कि एनडीए का एजेंडा, भाजपा का झंडा। आपका नारा क्या होने वाला है? भाजपा का एजेंडा, एनडीए का एजेंडा? नहीं, हम एनडीए के भी जितने भी हमारे एलाइज हैं, सबके साथ अच्छे संबंध बनाकर, अच्छे रिश्ते बनाकर साथ हम चलना चाहते हैं। लेकिन किसी को अपनी अपनी पार्टी की नीति, कार्यक्रम और सिद्धांतों के आधार पर काम करने में कहीं पर कोई बाधा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो अपनी राजनीतिक विचारधारा है, जो अपना दर्शन है, जो अपने कार्यक्रम है, उस आधार पर काम करेगी। और हमारे अन्य जो एनडीए के एलाइज हैं, वो अपनी अपनी पार्टी की विचारधारा, सिद्धांत और कार्यक्रमों के आधार पर काम करेंगे। राजनाथ सिंह, 5 प्रदेश हैं जिसके अंदर चुनाव होने वाले हैं, वहाँ बीजेपी कहीं है नहीं ज़्यादातर स्टेट में, सिवाय आसाम को छोड़ करके। आपका ये 2006 तो साल लगता है जिसमें चुनाव जीतने वाले कहीं है नहीं आप? 2006 में 2006 में चुनाव जीतेंगे। असम में थोड़ा बहुत जीतेंगे, बाकी तमिलनाडु में क्या जीतेंगे आप? पौंडीचेरी में आप क्या जीतेंगे? हाँ, तमिलनाडु, पांडिचेरी में हमारी स्थिति, आपकी कुछ स्थिति है नहीं। केरल में हमारी स्थिति अच्छी, सिक्किम में कुछ है नहीं, केरल में है नहीं। वेस्ट बंगाल में एक है जहाँ पर महाजोत की बात चल रही है कि बीजेपी उसके अंदर समस्या खड़ी कर रही है कि बीजेपी की वजह से कांग्रेस और उसके अंदर तो आप उसके अलग आप कहेंगे कि महाजोत बनना चाहिए? तृणमूल कांग्रेस जिसकी नेता सुश्री ममता बनर्जी हैं,
उनके साथ हमारा पहले भी गठबंधन रहा है और आज भी हमारा गठबंधन रहेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। नहीं, अगर वो वेस्ट बंगाल में कम्युनिस्टों को हराने के लिए कांग्रेस से कोई गठबंधन करती हैं तो आपको कोई समस्या है उसके अंदर? देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी का सुश्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। अब कांग्रेस क्या करती है मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। ममता बनर्जी की पूछ रहा हूँ, अगर ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में आपका दुश्मन कौन है, कांग्रेस या कम्युनिस्ट? देखिए, ये बताइए पहले। यह तो काल्पनिक प्रश्न हो गया। नहीं, आपका दुश्मन कौन है? ये काल्पनिक है ना? यह तो काल्पनिक प्रश्न हो गया। नहीं, आपका दुश्मन, बड़ा दुश्मन पश्चिम बंगाल के बारे में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। नहीं, आपका दुश्मन हराना किसको चाहोगे, कांग्रेस को या वेस्ट बंगाल को? हम किसी को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं। पॉलिटिकल दुश्मन की बात कर रहा हूँ। राजनीतिक दुश्मन हम चाहते हैं कि ये कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर किस तरीके से सरकार यहाँ पर बनाई है कि सारे देश को लगता है कि ये लोग बर्बाद कर डालने पर आमादा हैं पूरी तरह से। महंगाई इतनी तेजी के साथ इस देश में बढ़ी है। जवाब नहीं दे रहे, सीधी बात में आए हैं आप, सीधी बात अपनी। मैं सीधी बात वेस्ट बंगाल के अंदर कम्युनिस्टों को हराने के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? या कांग्रेस? मैं सीधी बात यह करना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हो। तृणमूल का लीडर आपकी तृणमूल कांग्रेस है ना? हाँ, निश्चित रूप से जो लीडर फैसला करेगी आपको मंजूर होगा कि नहीं? नहीं, तृणमूल कांग्रेस की हमारी जो नेता सुश्री ममता बनर्जी जो फैसला करेगी वो सोच समझकर फैसला करेगी, और जो करेगी वो आपको मंजूर होगा। और जो कुछ उस राज्य के हित में फैसला करेगी मुझे विश्वास है। और आप मंजूर करेंगे उसको? जो भी होगा वो ठीक करेगी फैसला, मुझे विश्वास है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो फैसला करेंगी मंजूर है कि नहीं? नहीं, जो फैसला करेगी ठीक करेगी। ठीक करेगी। और दूसरा बात, यूपी के ऊपर आपका भविष्य डिपेंड करता है राजनीति सिंह का, कि यूपी के अंदर जो है आपकी वजह से आप जीते वहाँ 88 सीटें, दोबारा नहीं आए वहाँ पर। यूपी के अंदर बीजेपी की स्थिति बहुत ही खराब है, वहां पर रिवाइवल प्लान कुछ आपका है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है और हम यह अपना लक्ष्य निर्धारित करके कदम आगे बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी वहां नंबर 1 की पार्टी के रूप में फिर से खड़ी। तो वहां भी वही समस्या है, समाजवादी आपके मुलायम सिंह से झगड़ा है या आपका पतली हो चुकी है? नहीं, आपका दुश्मन वहां कौन है, सुश्री मायावती या मुलायम सिंह? दोनों में से कौन सा बेटर दुश्मन है आपका? नहीं, मैं ये नहीं बताना कौन नंबर 1 कौन नंबर 2, ये आपस में फैसला करें। हम तो बस उत्तर प्रदेश में नंबर 1 की पार्टी के रूप में उभर कर आना चाहते हैं। सपा, बसपा और भारतीय जनता पार्टी, तीनों राजनीतिक पार्टियों की सरकारें उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है, और जिस समय सरकार बनाने की बात आएगी मैं आज भी पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता सरकार काम अच्छा कर रही है ना। बाई इलेक्शन जीते हैं काफी, यही हारे हैं 2, उससे पहले सारे जीते हैं, ये हारे हैं वही है जो बसपा के थे, आपके भी नहीं थे, उनके भी नहीं थे। तो सरकार तो अच्छा काम कर रही है ना वहाँ। तो सरकार का अच्छा, कानून और व्यवस्था पूरी तरह से एकदम ध्वस्त हो चुकी है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सरकार डिसमिस हो जानी चाहिए, जनजीवन पूरी तरह से भयग्रस्त है, डिसमिस कर देनी चाहिए सरकार। नहीं, सचमुच हमारा यदि बस चले तो ऐसी सरकार तो मैं एकदम बिल्कुल कुछ क्षणों में ही मैं डिसमिस कर दूं। तो अगर मतलब डिसमिस होने लायक सरकार है, 356 का केस है उसके ऊपर। ऐसी सरकार है कि ऐसी सरकार के बने रहने का उत्तर प्रदेश में कोई औचित्य नहीं रह गया। तो राजनाथ सिंह का अपना भविष्य क्या है ये बताइए? नहीं, अपना भविष्य हमारे भविष्य, राजनाथ सिंह अपना भविष्य क्या तय करेंगे? राजनाथ सिंह का भविष्य पार्टी के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है, राजनीतिक भविष्य। राजनाथ सिंह को भविष्य का प्रधानमंत्री के रूप में देखें? नहीं, कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा। अभी आपके प्रधानमंत्री के कैंडिडेट लालकृष्ण आडवाणी को मान के चले? हमारे यहाँ बहुत हैं, आदरणीय अटल जी हैं, आदरणीय आडवाणी जी हैं, बहुत लोग हैं हमारे यहाँ। मतलब आपको कोई ऐसी चाह नहीं अभी? कोई प्रश्न नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता। चलिए देखते हैं आप क्या करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।